हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नवे चैनल पर, जिसमें हम एयरफोर्स XY ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा 2019 के लिए फिजिक्स फॉर एक्स ग्रुप के सिलेबस को यहाँ पर कवर कर रहे थे। ये लेक्चर 10 है फिजिक्स का और ये चैप्टर 5 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। इस पार्ट में हम फुल रिवीजन को करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम सभी टाइप्स के प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैसे काफी बड़ी यूनिट है, तो इसलिए इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। गॉस थ्योरम और कैपेसिटेंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। आप लोगों से कम्युनिटी टैब में क्वेश्चंस पूछने के बाद हमें समझ में आया कि आप लोगों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस को हम निकालने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चंस के जवाब गलत दिए। मैक्सिमम लोगों ने जवाब गलत दिए, इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस को भी लाए हैं इसमें। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और इस वीडियो में जितना भी नोट्स दिखाया जाएगा उसकी PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा गया था द आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर इज, जिसमें ऑप्शन था A π/2, B था पाई एंड ऑप्शन C था 0 एंड ऑप्शन D था 1। तो आप में से 90% लोगों ने उसका जवाब गलत दिया, π/2 दिया, जबकि उसका आंसर था 0। वह 0 इसलिए था क्योंकि आर्गुमेंट जो होता है tan इनवर्स V/A होता है और उसमें आपको प्योरली रियल के लिए बोल रहा था, यानी इमेजिनरी पार्ट A + BI होता है, यानी इमेजिनरी पार्ट आपका जो B था वो 0 था। तो tan इनवर्स 0/A क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था, ना कि उसका आर्गुमेंट π/2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर पर रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आप लोग प्रॉब्लम्स को गलत ना करें। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज पूरा रिवीजन करेंगे और आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों ने जो गलती की थी वो आप गलती ना हो। जैसे कि आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज R, तो उसमें भी आप लोगों ने काफी गलत जवाब दिए, तो उसको भी आज यहाँ पर करेक्ट किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? जब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की रेस्ट पोजीशन पर, तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। चार्ज करने के 3 मेथड हैं। पहला है फ्रिक्शन, यानी किसी चीज को किसी चीज के ऊपर रब करके, तो उससे भी चार्जिंग आ जाती है। जैसे कि अपने बालों में पेन को रब करते हैं और उससे कागज की ओर ले जाते हैं, तो वो अट्रैक्ट होता है, यानी आपका जो पेन या कॉम्ब है वो चार्ज हो जाता है फ्रिक्शन से। सेकंड है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बिना छुए किसी चीज को चार्ज करना। एंड थर्ड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है जैसे कि कोई चार्ज है, इस पर +Q चार्ज है और इसको कनेक्ट कर दिया जाए किसी वायर से जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर -Q चार्ज डेवलप हो जाता है, तो ये होता है बाय कंडक्शन। तो ये इस टाइप से 3 टाइप्स होते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है जिस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों ने गलत दिया है। आपसे पूछा गया था द चार्ज डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद द सिल्क इज कॉल्ड, तो उसमें ऑप्शन A था नेगेटिव, B था पॉजिटिव, C था न्यूट्रल एंड ऑप्शन D था नन ऑफ दी। तो आप लोगों ने वहां पर ऑप्शन A को करेक्ट किया, जो कि गलत था। तो आप देख सकते हैं द ग्लास एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन रब्ड विद द सिल्क बट इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज व्हेन रब्ड विद द फ्लैनल। फ्लैनल से रब्ड किया जाएगा तब वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, लेकिन अगर उसे सिल्क से रब किया जाएगा यानी कपड़े से रब किया जाएगा तब वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। यह आप लोगों को नोट करना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो। अब नेक्स्ट है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि आपका फॉर्म में होता है Q=NE। जो Q है वो आपका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में रहता है, यानी कि जो Q है आपका कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप से नहीं होगा। वह हमेशा होगा 0 +-1 +-2 +-3 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम चार्ज होता है जो कि चार्ज की यूनिट है, वो हमेशा ग्रेटर रहता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना रहता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितने चार्ज होंगे? 6.25 × 10⁻18। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं, तो वह है 6.25 × 10⁻18। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? जब कोई दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और उसके बीच की डिस्टेंस है R, तो कूलम्स लॉ कहता है Q1 और Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए K कांस्टेंट लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F = K Q1 Q2/R²। K की वैल्यू होती है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप लोग यूनिट निकाल सकते हैं K की, जब आप लोग Q1 Q2 को इसके नीचे लेकर जाएंगे और R² को ऊपर लेकर जाएंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस टाइप से भी आप लोग यूनिट निकाल सकते हैं।
तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपसे डायरेक्टली इन्हीं पर बेसिस पूछ लिया जाता है कि अगर उसकी डिस्टेंस बढ़ा दी है तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम एंड इज डिनोटेड बाय K। तो K होता है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन होता है किसी मीडियम में परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम में परमिटिविटी। इसी टाइप से आपका F0 या F0 होता है फोर्स इन वैक्यूम और FM होता है आपका फोर्स इन मीडियम। अब बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात कर लेता है तो वह होता है 3 × 10⁻10 ESU। ये था 3 × 10⁹ ESU, ये है 3 × 10 ESU। तो 10 इसमें से बच गया, तो 10 कूलम के बराबर होता है 1 EMU। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार MCQ में इसी बेसिस पे पूछ लिया जाता है। थ्योरेटिकल ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, बेसिक पूछा जाता है, ना कि आपसे कुछ डेरिवेशन कराएगा, ना आपको ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज, जिसमें सबसे पहला है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और इस पे चार्ज दिया जा रहा है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं dQ/dL। इसकी यूनिट रहेगी कूलम पर मीटर। इसी टाइप से आपका होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है dQ/ds, जो कि सरफेस एरिया ऑफ कंडक्टर रहता है या बॉडी रहता है। और इसकी ऐसा यूनिट रहेगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर नहीं है। इसी टाइप से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, वह होता है dQ/dV। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होती है जो कि चार्ज द्वारा सराउंड की गई होती है। उसमें अगर कोई चार्ज को लेकर आते हैं, जैसे टेस्ट चार्ज को अगर हम लेकर आते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि स्पेस सराउंडिंग बाय द चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, जिससे आपसे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसे हम E से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है F/Q0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहती है। इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। अब है आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या है? अब आपको F पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसमें जब हम Q0 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? Q रह जाएगा सिंपल। तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E आपके पास क्या रह जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई R कैप। अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता है R कैप। R कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्टेड फ्रॉम Q टूवर्ड्स Q0। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या होगी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो जैसे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E = F/Q0। इसी टाइप से F = Q0E। तो इसकी डायरेक्शन क्या रहती है? फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है फील्ड की डायरेक्शन में, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और फोर्स लग रही है किसी चार्ज पर, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कहलाएगी। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट है आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर चार्ज रिंग। ये सर्कुलर चार्ज रिंग की बात हो रही है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Qx/R² प्लस x² की पावर 3/2, जिसमें R रेडियस ऑफ द रिंग रहती है, Q चार्ज ऑफ द रिंग एंड x डिस्टेंस ऑफ एक्सियल पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला है, तो ये वह नहीं है, ये सिर्फ सर्कुलर चार्ज रिंग के लिए। वह फॉर्मूले हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं P = Q × 2a। जैसे कि मान लीजिए कोई दो चार्ज है -Q एंड +Q, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गए, जो कि सेपरेटेड हैं, यानी कि दूर दूर हैं, बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। 2a इसलिए लिया क्योंकि
कैलकुलेशन में इजी पड़े इसलिए 2a लेते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 2a, जिसकी यूनिट रहती है कूलाम इंटू मीटर, और इसकी एक और यूनिट रहती है वह होती है dy। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन रहती है -q से +q की तरफ, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट dy भी होती है, जो कि आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा गया था, तो ये आप लोगों ने राइट आंसर दिया था। नेक्स्ट है आपके सामने इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। जैसा कि आपके सामने स्टेटमेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो इसमें क्या है, -q चार्ज है, +q चार्ज है, और 2l डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है, यानी कि ये क्या है, डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें 2 पोल हैं। डायपोल का मतलब 2 पोल। इसके सेंटर से एक और टेस्ट चार्ज को रखा गया है r डिस्टेंस पर, जिसे हम q नॉट बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी दूरी पर है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, l हो गई। सेंटर से लेकर उस चार्ज तक की वैल्यू r है, तो r - l प्लस q से q नॉट की दूरी हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 1/4πε0 q अपॉन r - l का स्क्वायर। इसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज वह क्या रहेगी, -1/4πε0 q अपॉन r प्लस l का स्क्वायर। r प्लस l का स्क्वायर, ये -q से डिस्टेंस हो गई q नॉट की। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा E1 प्लस E2। तो इसे कैलकुलेशन का पार्ट है, E इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा q इंटू 4rl। तो जैसा कि हमको पता है डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 2ql रहता है, तो 2ql क्या बन जाएगा, यहाँ से p बन जाएगा, और 2 अभी भी रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, 1/4πε0 2p अपॉन r स्क्वायर, जो कि आप लोगों ने डेरिवेशन किया होगा 12th क्लास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपसे पूछ लिया जाए एक्सियल लाइन में, तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा देना है, 1/4πε0 2p अपॉन r। अगर आपको p दे रखा है तो p लगाइए, अगर नहीं दे रखा है तो आप लोग निकाल सकते हैं q इंटू l करके। अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो l को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, l को इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि हमने डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए l इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेयर टू r। तो इसलिए l को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 1/4πε0 2p अपॉन r स्क्वायर। ये तो हो गया आपका एक्सियल पोजीशन में। इसी टाइप से दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है आपका E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब, जो कि आपकी डिस्टेंस होगी q नॉट चार्ज की। और यूनिट का विशेष ध्यान रखिए, तो यूनिट क्या रहेगी उसकी, न्यूटन पर कूलम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या होगी इलेक्ट्रिक डायपोल पर अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा कि आप सभी को पता है प्लस q चार्ज और -q चार्ज से बनती है, और लेंथ हुए रहती है उन दोनों चार्ज के बीच में। अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड E में उसे प्लेस कर दिया जाए थीटा एंगल पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उसकी डायपोल मूवमेंट क्या होगी, P इक्वल टू Q इंटू 2a, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉजिटिव Q, यानी पॉजिटिव चार्ज बाय फील्ड E, वह क्या रहेगी, Q इंटू E, पॉजिटिव ऑफ QE। इसी टाइप से नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या रहेगी, नेगेटिव ऑफ QE। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 रहेगा, प्लस QE माइनस QE इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पर 0 रहेगा जब उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, लेकिन उसके ऊपर टॉर्क जरूर लगेगा। टॉर्क की वैल्यू होगी P इंटू E। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम हटाएंगे तो वो साइन थीटा की फॉर्म में आएगा, यानी टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और टॉर्क फिर मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब एंगल आपका 90 डिग्री पर होगा। यानी अगर आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल वर्टिकली रख दी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मैक्सिमम पेनिट्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, तो इस पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगी। तो टॉर्क आप देख सकते हैं, टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू पीई साइन 90 विच इज इक्वल टू पीई। अब हम देखेंगे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। उसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। हम इस पार्ट को रिमूव करने वाले थे, लेकिन आप लोगों के आंसर्स गलत है, इसलिए ये पार्ट भी कराना पड़ रहा है। तो ये है आपके सामने लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, जो कि किसी चार्ज से निकलती हैं, जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वह आपकी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो उनकी प्रॉपर्टीज जानना आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज आउट रेडियली। रेडियली डाइवर्ज करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज एट नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ जाएंगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ आएंगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, जिसका दूसरा मीनिंग है, फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट
ऑन अ लाइन, अगर इस पर कोई टेंजेंट ड्रॉन कर दिया जाए, जैसे कोई अगर आपकी लाइन है वैसे होती नहीं है, उस पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉन कर दिया जाए तो वो किसकी डायरेक्शन देगा, तो वह फोर्स की डायरेक्शन देगा उस पॉजिटिव चार्ज पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स होंगी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। वह इसलिए नहीं काटेंगी, अगर वो काटती हैं तो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल होगा एक चार्ज के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने, these lines have tendency to contract in tension like stretch elastic string। इन लाइंस में कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। तो ये अट्रैक्शन शो करा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस इस टाइप से होती हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके सामने, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताती है, these lines have to tendency to separate from each other in the direction perpendicular to their length। तो ये आपको क्या बता रहा है, रिपल्सन बता रहा है। लाइक चार्जेस में अगर सेम चार्जेस होते हैं तो रिपल्सन बताता है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफर फ्रॉम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। वह होती है फर्स्ट आपकी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप while magnetic lines are always closed or extended to infinity। जैसे कि आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। तो ये देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये कभी क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का आप लोग देख सकते हैं एक क्लोज लूप बना रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज इमर्ज और टर्मिनेट नॉर्मली। यानी अगर वो किसी चार्ज में से निकलेगी तो फर्स्ट नॉर्मली होगी, उसके बाद ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस इमर्ज और टर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल। वह किसी भी एंगल पर निकल सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। नेक्स्ट है आपके सामने सी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मे एग्जिस्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगी वो कंडक्टर के इनसाइड नहीं होंगी, वो हमेशा बाहर ही रहेंगी, लेकिन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो अंदर भी हो सकती हैं। तो ये था हमारा पूरा बेसिक रिवीजन। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को, जिससे कि आपको और क्लियर होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स को करेंगे। फर्स्ट है आपके सामने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन 1 कूलम, यानी कि n = Q/E। अगर आप लोग करेंगे तो आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको डेफिनेट फायदा होगा। जैसे कि अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा गया था, द चार्ज डेवलप ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, 2 protons in a molecule is separated by 3 × 10⁻10 meter। The electrostatics force exerted by 1 proton on the other is। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। हम डायरेक्ट रख रहे हैं, और जो 2 प्रोटॉन्स है उन पर चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻19। और इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 3 × 10⁻10। तो 3 × 10⁻10 का भी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। सिंपल सा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला लगाया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R²। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.56 × 10⁻19। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पावर्स की कैलकुलेशन है। 1.6 का यानी कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो 1.6 का कितना होगा, 2.56। तो आप लोग पावर्स को कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10⁻9 है, और ये 10⁻−20 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 10⁻−38, क्योंकि 19 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और नीचे है 10⁻−20, तो ऊपर लेकर आएंगे तो 10⁻20 हो जाएगा। तो 29 - 38 यानी कि -9, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q and Q at rest is F। Now if a charge -Q is placed next to Q। देखिए मान के चलिए कोई एक चार्ज है Q, एक और चार्ज है Q। अब उसके लेफ्ट साइड में है, यानी जिस पोजीशन पर भी आप रखेंगे उसका लेफ्ट या राइट, आपसे कह रहा है स्मॉल Q चार्ज के बगल में एक और Q चार्ज रखा हुआ है। व्हाट विल बी द टोटल फोर्स ऑन Q। तो टोटल फोर्स क्या होगी इस Q पर। स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा 0, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इस पर जो फोर्स लगेगी वो इस चार्ज की वजह से लगेगी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इस वाले चार्ज पर इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से फोर्स लगेगी, लेकिन इसकी वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इन एयर इज। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पूछ रहा है कि उनका रेशियो क्या रहेगा। उनका रेशियो कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन फोर्स ऑफ 2 प्रोटॉन्स। तो दोनों का चार्ज क्या सेम है, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर वहां भी करना होगा और यहाँ भी करना होगा प्रोटॉन्स के लिए। तो और दोनों की डिस्टेंस सेम है, सेम मीडियम में है, तो यानी कि 10⁻⁴ आपका 0 राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 10⁻�0 का मतलब 1। आप लोगों को नन नहीं लगा के आना था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है जो कि पॉइंट चार्ज द्वारा जनरेट किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज द्वारा जनरेट किया गया है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया गया है। तो आपको ऑप्शन ए बी सी डी पढ़ना है और सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी 0। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है, ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑप्शन बी है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मे बी 0, ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी है, द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी 0, यानी जो टॉर्क होगा डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 0 होगा। मस्ट कह रहा है यानी कि होगा ही होगा 0, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम टॉर्क कैलकुलेट करके आ चुके हैं। टॉर्क इक्वल टू पी sin थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही था। तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। मे बी 0 ये करेक्ट हो सकता है, 0 हो ये पॉसिबल है, लेकिन हमेशा 0 रहेगा ये पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रिक फोर्स तो 0 रहेगी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव फोर्स रहेगी। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस लेक्चर में जो भी नोट्स दिखाए गए उनकी पीडीएफ को आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।